हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, तो जो थर्ड टॉपिक था हमारा, तो उसका आज एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी समझाई थी, मतलब जब मैंने रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी उसके बारे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने जब बात करी थी, तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, जैसे कि रिमेंबरिंग जो ब्लूम ने दिए थे, फिर उसके बाद रिवाइज्ड फॉर्म में एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने दिए थे, है ना, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। तो ये जो 6 कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमें क्लासरूम में कंटेंट डिलीवर करना है। तो कंटेंट और वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। कई बार सीटेट में आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस तरह से आ जाता है कि कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में आज वो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये क्लास 6 का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट वाला। तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क करता है, क्लोज्ड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर एक टास्क है, जब ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक टास्क दिया टीचर ने क्लासरूम में, टू मेक अ लैम्प, मतलब लैम्प बना सकते हैं। जब क्लोज सर्किट किस तरह से वर्क करता है, अगर उसका स्ट्रक्चर बच्चों को क्लियर हो गया तो उसके बेसिस पे बच्चा क्या बना सकता है, लैंप बना सकता है, एक टॉर्च बना सकता है ना। क्योंकि बल्ब किस तरह से ग्लो करता है, जैसे कि जो फिलामेंट वाला जो बल्ब होते हैं ना, तो अगर आपने उसमें देखा होगा बुक में, 2 टर्मिनल होते हैं, ऐसी सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, तो कनेक्ट करते हैं उसको। ऊपर वाला जो यहाँ पर आपको वायर दिख रही है, ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और एक बेस ऑफ द जो बल्ब है उससे कनेक्ट करते हैं सेल को। तो बल्ब ग्लो कर जाता है, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो चुका है। उसके बाद टीचर ने बच्चों को टास्क दिया कि वो एक लैम्प और एक सिंपल टॉर्च बनाए, या फिर कुछ भी अपना क्रिएटिव इस तरह से सोच करके वो बना सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस बच्चों के दिमाग में क्या चलेगा, अभी हम यहाँ पर कॉग्निटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हमको कोई चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है, तो पहले हम रिकॉल करेंगे। क्या बनाना है बच्चों को, यहाँ पर एक टॉर्च बनाना है, तो उनको सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चे को सर्किट का पूरा सिस्टम क्लियर है, ऑलरेडी टीचर ने वो बताया हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको पहले रिकॉल करेगा उसके डायग्राम को, कि हाँ ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर रिकॉलिंग, तो आप समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। मैं आपको पहले प्रोसेस बताऊंगी और फिर कौन सा कॉग्निटिव उसके साथ प्रोसेस एसोसिएटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिकॉल कर रहा है सबसे पहला स्टेप, है ना। तो इसको एक नेचुरली प्रोसेस लीजिए कि जब बच्चे को टास्क दिया तो सबसे पहले वो याद करेगा, फिर नेक्स्ट क्या करेगा, फिर वो एक्सप्लेन करेगा उसको कि हाँ इसमें पहले ऐसे हुआ था, फिर इस तरह से हमने पॉजिटिव को जो है उसको कनेक्ट किया, ऐसी नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, और फिर हमने उसको जो बल्ब है वो ग्लो कर गया। ठीक है। फिर वो उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करेगा, मतलब जो वो क्लोज सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, अब उसको टॉर्च से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम। तो बच्चा वहाँ पर सोचेगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी है उसको हम यहाँ पर किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इससे, समझ रहे हो, एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को टॉर्च बनाने में, ये कह सकते हो आप। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, अगर कई बार ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने कोई चीज़ वो डिज़ाइन कर रहा है तो डायरेक्ट की डायरेक्ट वो चीज़ बन जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम बच्चा फेस कर सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बल्ब ग्लो ही ना करे, तो वहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या सेल में दिक्कत है, क्या बल्ब में दिक्कत है, क्या वायर में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। ओके। फिर नेक्स्ट क्या काम होगा बच्चे का, कि बच्चा आइडेंटिफाई करने के बाद उसको चेक करेगा, अच्छा इसमें दिक्कत है तो इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। फिर फाइनली वो क्या करेगा, टॉर्च को, जो भी चीज़ वो डिज़ाइन करना चाहता है, टॉर्च, बल्ब, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, लेकिन आप इसको और भी चीज़ों के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो फिर उसको फाइनली वो क्रिएट कर देगा। अब बात आती है, ठीक है ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, तो कौन कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ एसोसिएट है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर सीक्वेंस में था ना जैसे, तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया। तो सबसे इसी तरह से सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि विच कॉग्निटिव प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा मेकिंग अ सिंपल टॉर्च स्लैश, यहाँ बल्ब की जगह लैम्प आएगा, बच्चे को बनाना है, मेक
मेकिंग आ गया तो मेकिंग को अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि विच कॉग्निटिव प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आई क्या होगा, क्योंकि बच्चा कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, और हमें पता है हमारी कितनी कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, 6 कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। रिमेंबरिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, उसके बाद एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग क्या है, जिसमें बच्चा कुछ क्रिएट करे, जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको लगा करके उसमें और वो कुछ क्रिएट करे। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है हमारा यहाँ पर, क्रिएटिंग। फिर नेक्स्ट है समटाइम इन केस इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो। अभी जैसे हमने बात करा कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बल्ब ग्लो करता ही नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करना मतलब इसमें कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस आ गया, एनालाइज करना। आइडेंटिफाई तो तभी हम कर पाएंगे ना जब हम उसको डीपली समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे कि किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है ना। तो यहाँ पर कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड है, एनालाइजिंग। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनिंग इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन करना, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस आ जाएगा, एक्सप्लेन करना। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर बच्चों को हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो आपने किस तरह से ये चीज़ बनाई है, बच्चा एक्सप्लेन तभी कर पाएगा जब वो कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मतलब कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएट है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चीज़ें सिंपल है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। एक मिनट ये, हाँ ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पर देन टू रिमूव द प्रॉब्लम बाय चेकिंग इट। प्रॉब्लम को रिमूव करना, उसको चेक करना। तो चेक करना मतलब उसका इवैल्यूएट करना कि किस वजह से प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम को रिमूव कर देना। तो ये पार्ट किस में आ जाएगा हमारा, इवैल्यूएटिंग। तो बच्चा किस कॉग्निटिव प्रोसेस को यहाँ पर यूज़ कर रहा है, इवैल्यूएशन को। फिर नेक्स्ट है रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सर्किट विद सिंपल टॉर्च। एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना कुछ दूसरी चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने बोल ही दिया आपको, ऑलरेडी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि रिलेट करना, कॉन्सेप्ट को हम रिलेट कर रहे हैं। मतलब हमें बच्चे को पता चल गया कि हाँ टॉर्च बनाना है, तो उसमें टॉर्च में क्या होता है, लाइट होती है ना। लैंप में क्या होता है, लैंप लाइट करता है। तो लाइट कैसे होगी, बल्ब के ग्लो होने से। बल्ब कैसे ग्लो करेगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। तो आप समझ रहे हो, तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आ गया हमारा, अप्लाइंग। कौन सा प्रोसेस आ गया, अप्लाइंग। फिर लास्ट है रिकॉलिंग द डायग्राम। अब जब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ऐसे बताया था कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अगर उसको कोई टास्क मिला है तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, चीज़ को, उसने जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको लेकर के आएगा दिमाग में। मतलब रिकॉलिंग, रिमेंबरिंग। तो ये हमारा कौन सा आ गया कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें, रिमेंबरिंग। तो आप समझ रहे हैं, एक मिनट, तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको जब सीटेट का पेपर देखोगे ना साइंस का, तो इसी तरह से आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। बहुत कम क्वेश्चंस है, बट इन फ्यूचर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस को पढ़ लोगे और वो रट लोगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं हो पता, और इन फ्यूचर मान लो कि क्वेश्चन थोड़ा है ना, थोड़े अच्छे लेवल का आ गया, क्योंकि अब तो सीटेट का एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो लेवल का आएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। फिर अब मैं कुछ और एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे रिमेंबरिंग में क्या आ जाएगा, अगर जैसे लिस्टिंग करना, कई बार हम बच्चों को बोल देते हैं लिस्ट द सोर्स ऑफ फूड, लिस्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपना क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ कर रहा है, रिमेंबरिंग का। हम कई बार ऐसा होता है, हम डायग्राम बच्चों को बोल देते हैं कि इसको लेबलिंग करो डायग्राम की। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या कर रहा है, उसको रिमेंबर कर रहा है, लीफ का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम। तो ये चीज़ है यहाँ पर। फिर कई बार यहाँ पर आ जाता है फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करो, इवेपोरेशन को डिफाइन करो। तो डिफाइनिंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिमेंबरिंग, क्योंकि बच्चा इसमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेगा, जो चीज़ उसने सीखी है। ओके, फिर आ गया अंडरस्टैंडिंग। अब कई बार ना रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूजन होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, इवेपोरेशन का या वाटर साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो ये तो रिमेंबरिंग में भी आ सकता था, क्योंकि बच्चा उसको रिमेंबर कर रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, बच्चा रिमेंबर कर रहा है, बट उसको एक्सप्रेस कर रहा है अपने वर्ड में। ओके, रिमेंबरिंग कहाँ तक है, सिर्फ उसके
उसने जो भी चीज़ सीखी है उसके ब्रेन तक है वो चीज़, रिमेम्बरिंग वहाँ कर रहा है, लेकिन वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कब करते हैं, जब हम उसको जो चीज़ हमने समझी है ना, तभी उसको हम अपने वर्ड्स में जो भी चीज़ हमने समझी उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आपको थोड़ी और यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्टिंग्विश। कई बार हम इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है कि इस चीज़ में डिस्टिंग्विश करो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में करो, कंडक्टर नॉन कंडक्टर में करो, स्पीड एंड वेलोसिटी में करो। जब आपको लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो आप चीज़ों को मतलब आपको समझ होगी, तभी तो आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना। तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग का आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देना, तो सेम आपको समझ में आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में ये चीज़ आ जाएगी, जब हमने किसी चीज़ को समझा है उसके बाद ही हम उसको एग्जाम्पल कर सकते हैं, उसी के बाद हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसी के बाद हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आ गया अप्लाइंग। तो ये सीटेट में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटिंग पे। किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब कि हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमने ये दिखाया, जैसे बच्चों को हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसको हम प्रैक्टिकली बच्चों को करके भी दिखा रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं मतलब अप्लाई कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। या फिर जब आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको क्लियर होगा, जब मैंने एक एग्जांपल दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि किस तरह से जो वाटर का ग्लास है उसको जब हम अपसाइड डाउन कर देते हैं और उसकी शीट को हम नहीं रिमूव करते, उस पर शीट लगाते हैं बट वो रिमूव नहीं होती है ना। तो वो किस वजह से नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो शीट गिर जानी चाहिए और पानी नीचे फॉल हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नीचे की तरफ से भी एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये चीज़ हमने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर अप्लाई किया। समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद ऐसे भी कई आपने चीज़ देखी होंगी, कंटेंट देखा होगा कई बार इस तरह का कि कंप्यूट करो, स्पीड निकालो साउंड की, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, या फिर जो इको है कितने डिस्टेंस पे इको सुनाई देगी, तो उसको हम कंप्यूट करते थे ना। तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे, तो ये अप्लाइंग वाला पार्ट होगा। ओके। एनालाइजिंग में यहाँ पर एनालाइजिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन पता करना, है ना। और कई बार एनालाइजिंग हम ऐसे भी करते हैं जैसे कि दो कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में हमें कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करेंगे, बिना एनालिसिस के कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ओके। या फिर अगर एक कॉन्सेप्ट है, साइंस में ही एक कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो वो चीज़ को रिलेट करना। जैसे फोर्स है, फोर्स और प्रेशर, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो तभी करेंगे जब हमें फोर्स भी क्लियर होगा, हमें प्रेशर भी क्लियर होगा, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे। समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद है इवैल्यूएटिंग हमें पता ही है, मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का, या कोई भी चीज़ है उसको जस्टिफाई करना, है ना। जैसे कोई साइंटिफिक नॉलेज है, थ्योरी है, उसको जस्टिफाई करना एविडेंसेस से। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखी है, टू राइट टू क्रिएट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे हो सकती है, तो हाइपोथेसिस मैंने जब आपसे बात करी थी, प्रोसेस स्किल्स जब हमने डिस्कस करी थी, तो ये एडवांस प्रोसेस स्किल्स में आता है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस तभी क्रिएट होगा जब आप ऑब्जर्व करोगे किसी चीज़ को, आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है ना। आप उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर एनालाइज करने के बाद आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिल सकते हैं कि ये इस वजह से हो सकता है, तो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे कि हाँ ये इस वजह से हो सकता है। फिर हाइपोथेसिस जब आप क्रिएट करोगे तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे। तो समझ रहे हो। तो हम किसी भी चीज़ को जब इवैल्यूएट करते हैं तो उसके बेसिस पे हम ये एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ ये इस वजह से हो रहा होगा, है ना। लेकिन साइंस में सिर्फ अपना ओपिनियन देना तो इम्पॉर्टेंट नहीं ना, बट उस चीज़ को प्रूव भी करना होता है। तो हाइपोथेसिस क्रिएट करना इवैल्यूएशन का पार्ट है, बट फिर फाइनली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, ओके, तो ये किस में आ जाता है, फिर क्रिएटिंग में आ जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस सही प्रूफ हो गया तो आपने कुछ नया क्रिएट कर लिया, अगर नहीं हुआ तो नया क्रिएट नहीं हो पाया। और ये हायर प्रोसेस स्किल्स है,
ये स्कूल लेवल पे इतनी चीज़ें नहीं देखी जाती, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। फिर क्रिएटिंग तो आपको पता है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना, डिवाइस करना, मेक, है ना, कोई भी मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, तो कंडक्ट यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने यूज़ करा है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल, आई होप कि आपको मैंने कंटेंट से ये सारी चीज़ें लिए ताकि आप एसोसिएट कर पाएँ जो भी चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। तो आप ब्लूम टेक्सोनॉमी वाली वीडियो देखेंगे, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियो है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे पहले, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप पहले ज़रूर वो वीडियो देखें, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ क्वेश्चंस के भरोसे मत रहा करिए कि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 2-3 ही है, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, उसका ये लास्ट टॉपिक था, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है। तो हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं सीटेट के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।